बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल साइंस जीएससी 101। इसको हम कवर करेंगे और इसके शॉर्ट लेक्चर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, जिसको हम जल्दी ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इसमें जर्नल साइंस में हम 3 बुक्स पढ़ेंगे, जिसमें फिज़िक्स होगी, उसके फर्स्ट 14 लेक्चर होंगे। उसके बाद केमिस्ट्री होगी, 15 to 28 लेक्चर उसमें मौजूद होंगे। और फिर बायोलॉजी होगी, जिसमें 29 से 45 लेक्चर मौजूद होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स के बारे में बात करते हैं, फ़िज़िक्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 1 में कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है इनको हम साइंस कहते हैं, लेकिन लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, आर्ट, इसको हम साइंस क्यों नहीं कहते। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। साइंस एक और चीज़ है और लैंग्वेज एक और चीज़ है। ठीक है। साइंस क्या होती है? साइंस हमारे पास जो डील्स करती है वो एक्सपेरिमेंट के साथ करती है, डिफरेंट मेथड के साथ करती है, प्रोसीजर के साथ करती है। जैसा कि अगर बात करें कि वी टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट, measure its length and reported that it is length is 10 सेंटीमीटर। अगर कोई इंसान जो है एक छोटा सा पीस लेता है और उसकी लेंथ मेजर करता है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा इंसान भी जो है वो उसको कंफर्म करता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड वो होता है जिसमें प्रोसीजर मौजूद होते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, फिर उस पर तजर्बा करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे बात आती है हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस जैसे ही आपके एक मसला होता है तो उस मसले के बारे में आप कुछ एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है। ठीक है। आप क्या करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में 3 चीज़ें होती हैं। या तो हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल करेक्ट होती है और उसको आगे रिपोर्ट कर दिया जाता है, या फिर हाइपोथेसिस जो है कुछ जो है वो कह लें कि करेक्ट होती है और कुछ रॉन्ग होती है, फिर भी उसको रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन कुछ हाइपोथेसिस ये भी हो सकती हैं कि वो इनकरेक्ट हो जाए। जब हम ये बात करते हैं कि वो कुछ करेक्ट है और कुछ नहीं है, तो उसको, या बिल्कुल इनकरेक्ट हो, उसको हम दोबारा क्या करते हैं, उसके ऊपर तजर्बात करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसका रिजल्ट लेते हैं। इसके बाद जितनी भी साइंसेज हैं वो दो लॉज को जो हैं वो फॉलो करती हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, लॉजिक होनी चाहिए, कोई भी चीज़ है उसकी लॉजिक जो है मौजूद होनी चाहिए। सर्च फॉर अ ट्रुथ, और उसकी सच्चाई के बारे में सर्च किया जाए। इसके बाद हम फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स जो है बाकी जितनी भी साइंसेज हैं उनसे डिफरेंट है। डील्स विद द स्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की प्रॉपर्टी, एनर्जी की प्रॉपर्टी और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उनके बारे में बात करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल जो होता है, एसआई यूनिट सिस्टम जो है उसकी बात करेंगे। तो पहले पूरी दुनिया पे जो है डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल होते थे, जैसा कि मैथ्स के लिए डिफरेंट यूज़ इस्तेमाल होना, लेंथ के लिए डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल होना। ये सारी चीज़ें तमाम कंट्रीज़ को एक दूसरे से जो है वो डेवलपमेंट को रोकती थी। ठीक है। तो इनको ख़त्म करने के लिए 1960 में एक कॉन्फ्रेंस की गई पेरिस में। वहाँ पे ये बात की गई कि पूरी दुनिया के लिए ये जितने भी मेजरमेंट मैटर्स हैं इनका एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे ये बेसिक 7 यूनिट जो थे, बेसिक 7 क्वांटिटी थी, इनके यूनिट जो है वो बताए गए। सबसे पहले लेंथ की बात हुई। लेंथ हमारे पास मीटर यूनिट होता है। ये चीज़ें जो हैं ये आपके ग्रैंड क्विज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैथ्स का यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इसका मोल होता है, और जो लाइट होती है उसका यूनिट हमारे पास कैंडेला होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है इनके अलावा दो और सप्लीमेंट्री भी यूनिट थे जिनको हमने ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल करना होता है। उसमें प्लान एंगल
उसके लिए हम रेडियन इस्तेमाल करते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए हम स्टेरेडियन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर हम दो यूनिट्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनसे जो हासिल होता है रिजल्ट में यूनिट रिमेन कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 मीटर में से 2 मीटर माइनस करेंगे तो 3 मीटर ही रहेगा, यूनिट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर दो यूनिट्स को आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपका नया जो यूनिट बनता है उसको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। जैसा कि एरिया के यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, अब लेंथ का भी मीटर होता है और ब्रेथ का भी मीटर होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा। इसी तरह स्पीड का यूनिट जो है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है, तो उसको हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आगे हमारी बात होती है साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जिसमें हम बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को हम 10 की एक ख़ास पावर में लिखते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो एक डिजिट नंबर छोड़कर आपने पॉइंट लगाना होता है। अगर तो आपका पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करे तो आपकी पावर माइनस में आएगी, लेकिन अगर आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करे तो आपकी पावर प्लस में आएगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑल क्वांटिटीज़ इन अ फिज़िक्स नीड 3 थिंग्स। जितनी भी फिज़िक्स में चीज़ें हैं उनके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन एक और चीज़ भी साथ में ऐड की गई है। उनमें सबसे पहले बात करते हैं नंबर टेलिंग अस हाउ मच, वो नंबर कौन सा है, कितनी चीज़ बड़ी है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट टेलिंग अस व्हाट द क्वांटिटी इज़, यूनिट हमें बताता है कि ये क्वांटिटी कौन सी है। प्रीफिक्सेस हमें बताती है कि ये क्वांटिटी, ये चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ठीक है। इसके अलावा उसकी डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि ये चीज़ कौन सी है। यहाँ से हम बात करते हैं, कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस दी गई हैं, जैसे नैनो की वैल्यू 10 रेज माइनस 9, माइक्रो, मिली, सेंटी, ये सारी चीज़ें आपके क्विज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इनको आपने याद करना होता है। इसके बाद फिज़िक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांच। फिज़िक्स को 2 मेन ब्रांच में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल फिज़िक्स होती है और मॉडर्न फिज़िक्स होती है। क्लासिकल फिज़िक्स में हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, वेव्स की बात करते हैं, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम चीज़ों की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। फिर मैकेनिक्स को आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स, जिसमें हम चीज़ों की मोशन के बारे में बात करते हैं लेकिन उसकी वजह नहीं जानते कि ये किसकी वजह से मोशन कर रही है। लेकिन दूसरी ब्रांच जो है डायनामिक्स, उसमें हम बात करते हैं चीज़ों की मोशन के बारे में और साथ साथ ये भी बात करते हैं कि ये चीज़ किस वजह से जो है ये मोशन कर रही है, ये हरकत किस वजह से कर रही है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो कार है वो अगर ड्राइवर मौजूद नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये कार किसकी वजह से मोशन कर रही है? उसके इंजन की वजह से। ड्राइवर है, ड्राइवर उसको कंट्रोल कर रहा है, कभी स्लो कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है स्पीड को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं? डायनामिक्स में आती हैं। इसके बाद स्टेट एट रेस्ट, अगर कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द के हवाले से जगह चेंज ना कर रही हो तो उसको हम कहते हैं स्टेट एट रेस्ट। बुक ऑन अ टेबल इज़ एट रेस्ट, अगर कोई चीज़ जहाँ पे पड़ी है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो पड़ी रहेगी, उसको हम कहते हैं स्टेट एट रेस्ट। स्टेट ऑफ अ मोशन, मोशन वो होती है जो अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती है, यानी कि अपने इर्द गिर्द के हवाले से वो जगह चेंज करे, वो अपनी पोजीशन चेंज करे, तो उसको हम कहते हैं मोशन। फिर मोशन की आगे 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन और तीसरी को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी की बात करते हैं। इसमें जो भी चीज़ है उसका हर पार्टिकल क्या करता है? मूव करता है, और उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन एक सीधी लाइन में भी हो सकती है, सर्कुलर में भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। इसकी आगे 3 और टाइप्स बताई गई हैं, जिनमें लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है? जिसमें चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में हरकत दी जाती है, चीज़ें एक सीधी लाइन में हरकत करते हैं, जैसा कि मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब एक चीज़ जो है
आज़ादाना तरीके से ज़मीन पे गिर रही होती है, आप बॉल ऊपर फेंकें वो ऊपर से सीधा नीचे आता है, उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब कोई चीज़ एक दायरे में हरकत करती है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पत्थर को रस्सी के साथ बांध कर घुमाते हैं तो उसकी जो मोशन है उसको आप सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन वो होती है जो इर्रेगुलर मैनर्स रखती हो, यानी कि इर्रेगुलर मोशन करती हो। जैसा कि मोशन ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर ऑन अ ग्राउंड, जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है, तो ये सारी मोशन जो होती है इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। फ्लाई ऑफ अ बटरफ्लाई, जो तितली उड़ रही होती है उसकी जो मोशन है, या कोई भी परिंदा उड़ रहा है उसकी जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। इसके बाद मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कौन सी होती है, जब ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है तो उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ फैन, जो आपके छत पे लगा हुआ एक पंखा है। मोशन ऑफ अ मूविंग व्हील, जो गाड़ी का पहिया होता है। द हैंड ऑफ अ क्लॉक्स, जो क्लॉक के अंदर सुइयां लगी होती हैं, उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन होती है। इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो, जो आगे पीछे अपने एक्सिस के गिर्द आगे पीछे हरकत करती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जिसमें हम बात करेंगे जी पेंडुलम की, स्विंगिंग क्रैडल, जो बच्चे का एक झूला होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का जो आप दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं, ये सारी एग्जांपल किसकी हैं, वाइब्रेटरी मोशन की हैं। इसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आर मोशन एंड रेस्ट अब्सल्यूट आर रिलेटिव। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब्सल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। मींस के नो दीज टर्म रेस्ट एंड मोशन आर अ रिलेटिव। फॉर एग्जांपल, एक इंसान जो है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और उसके हाथ में बॉल है, ठीक है। तो बॉल जो है वो अंदर बैठे हुए इंसान जिसके हाथ में है उसके लिहाज से वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जो एक बंदा गाड़ी से बाहर बैठा हुआ है उसके लिहाज से वो किस में है, मोशन में है। तो एट अ टाइम एक ही चीज़ दो चीज़ों पे है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिलेटिव। इसके बाद हाउ कैन अ स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पे वो कितना डिपेंड करती है। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक इंसान जो है वो प्लेटफार्म पे खड़ा है और एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, और ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है उसके पास एक बुक पड़ी हुई है। बुक जो है वो अंदर बैठे हुए जितने भी पैसेंजर हैं उनके लिहाज से वो रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर प्लेटफार्म पे खड़ा हुआ इंसान है उसके हवाले से वो किस में है, मोशन में है। तो दस द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जर्वर वुड डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ मोशन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर पे भी मोशन डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर उस चीज़ के साथ मोशन कर रहा है या वो चीज़ अकेली मोशन कर रही है। इसके बाद वो कहते हैं कि कैन वी से डैट बॉडी इज़ कम्प्लीटली एट रेस्ट। क्या हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर पर रेस्ट में है, आर अ बॉडी इज़ एट अब्सल्यूट रेस्ट, या फिर वो एक अब्सल्यूट रेस्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज़, एक बुक जो है वो टेबल पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो टेबल पर, वो टेबल के लिहाज से किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन चूँकि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, अपने ऑर्बिट के गिर्द घूम रही है, सन के गिर्द घूम रही है, तो उसके लिहाज से ज़मीन जो है वो किस में है, मोशन में है। तो अब एक चीज़ मोशन में है और एक चीज़ रेस्ट में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीटली रेस्ट में मौजूद नहीं है। जो सन है वो भी फिर आगे क्या कर रहा है, द गैलेक्सी एंड ऑफ कोर्स द यूनिवर्स इज इन मोशन। हम कह सकते हैं कि पूरी ये कायनात ही क्या है, किस में है, मोशन में है। सो द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट और एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट अटेनेबल एट प्रेजेंट। हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर रेस्ट में होना या मुकम्मल तौर पर एब्सोल्यूट रेस्ट में होना, ये हम कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि बुक जो है वो टेबल के ऊपर तो पड़ी हुई है, वो तो रेस्ट में है टेबल के हवाले से, लेकिन जो ज़मीन है वो तो घूम रही है।
तो इस तरह आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये आपको मिड टर्म के क्विज़ से पहले पहले 1 से 22 तक लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।